आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पर्वत प्रदेश में पावस इस तरीके से कंप्लीट होगा ना कि बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, आराम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में तुम उस आंसर को लिख पाओगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए और तुम ना बना पाओ। ये हिंदी बी का सिलेबस है, ठीक है। हम लोग अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि यूट्यूब पर जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी वीडियोस है, सब गलत गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, गलत गलत समरी दे रहे हैं। तुम पढ़ के जाते हो, बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा क्यों नंबर कट गए। आज इस चैप्टर में ही तुम लोग देख रहे होगे कि कितनी ही चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो यूट्यूब पर पता नहीं कैसे गलत गलत तरीके से बताई जा रही हैं। इसी वजह से प्लीज प्लीज कह रहा हूं, दिन में 20 मिनट निकालो। इस चैनल पर रोज वीडियो डल रहे हैं, आओ देखो, सिलेबस कंप्लीट करो, जाओ और 100 फोड़ दो। मेरी गारंटी है, अगर वीडियोस देख लोगे 100 नंबर लाने की गारंटी मेरी। बोर्ड एग्जाम तक साथ में चलूंगा। हिंदी बी का कोई यूट्यूब पर वीडियो यार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसको सब्जेक्ट की तरह एक्नॉलेज किया ही नहीं जा रहा है। इसी वजह से तुम्हारे लिए चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ग्रामर, राइटिंग सब कुछ लाऊंगा। बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दो। खैर अभी चैप्टर कंप्लीट करो, इन सब पे बाद में आते हैं, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम है। पर्वत प्रदेश में पावस, अगर अब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। पावस मतलब क्या होता है? पावस मतलब होती है बारिश। पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय इलाका, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। इन सब जगहों पर जब बारिश होती है तो कैसा लगता है, क्या प्रतीत होता है, कैसा लुभावना सा दृश्य हो जाता है, इन सब के बारे में बात करी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है। ये है राइटर, इनका नाम याद रख लेना, 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। अब आओ आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ठीक है। सिंपल सी लाइन है। पावस मतलब बारिश और ऋतु मतलब ऋतु, वर्षा ऋतु थी, बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था। पर्वत प्रदेश में, ठीक है, पहाड़ी इलाके में। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल जो प्रकृति है वो अपना वेशभूषा बदल रही थी। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि बारिश आ रही है तो 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक बारिश ही हो रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम जाओगे किसी पहाड़ी इलाके पर तो कभी अचानक से बादल घिर जाएंगे और कभी बारिश हो गई और फिर तुरंत धूप खिलाई। मौसम पल पल बदलता रहता है। इसी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहां पर खूब प्यारे तरीके से लिखा है कि प्रकृति ऐसा लगता है अपने कपड़े पल पल बदल रही है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल आ गए, कभी कोहरा हो गया, और कभी देख रहे हैं खिली धूप निकली हुई है। तो ये क्या है? ये है हमारा प्रकृति वेश। जो कपड़े हैं वो बार बार हमारी प्रकृति बदल रही, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेखला काल पर्वत अपार। मेखलाकार, देखो यहीं पे पंचर हो जाते हो तुम लोग। यूट्यूब पे जितनी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या मतलब इन्होंने बता रखा है भाई। देखो मेखलाकार, जब शादी होती है, एक नव विवाहित दुल्हन जो होती है ना, उनके यहां पर कमर पर एक करघनी डाली जाती है। करघनी बेसिकली एक ऐसा ज्वेलरी होता है जो यहां पर तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं वो यहां पर ऐसे करघनी डालती हैं। बच्चों को भी यहां पर करघनी पहनाई जाती है, एक काले रंग का धागा पहना दिया जाता है। यहां पर बात हो रही है इस वाले करघनी की। जब नवविवाहित स्त्री का, तुम एक फोटो में यहां पर एडिटर से बोलूंगा कि यहां पर लग जाए, ठीक है। तो जो करघनी होती है ना, वो लंबी सी होती है, तो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे नग लगे होते हैं। तो वो लंबी सी है और उस पर नग लगे हुए, छोटे बड़े, ऊपर नीचे। तो अब जो हमारे पर्वत है ना, देखो ये पर्वत, देखो ये पर्वत श्रृंखला जो है, ये भी कुछ ऐसी नहीं लग रही, करघनी जैसी नहीं लग रही कि कहीं ऊपर कहीं नीचे, और एकदम लाइन से है, लंबी सी है, और कहीं ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है कि किसी ने करघनी रख दी हो और बड़ी सी करघनी हो। यहां पर हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी यही कह रहे हैं कि जो हमारे पर्वत है ना, वो मेखला आकार के हैं, उस करघनी के आकार के हैं। पर्वत अपार मतलब बहुत बड़े बड़े पर्वत मेखलाकार के हैं, मतलब उस करघनी के आकार के हैं। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। दृग मतलब क्या होता है? आंखें। सुमन मतलब क्या होता है? फूल। फाड़ मतलब क्या होता है? आंखें फाड़ कर देखना, मतलब एकदम टकटकी लगा कर देखना। तो अपने सहस्त्र मतलब हजारों, अपने हजारों सुमन दृग
फाड़, जो फूल जैसे उनकी आंखें हैं, जो फूल हैं, जो जिसे आंख कहा गया है, उन्हें फाड़ फाड़ कर वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अवलोक रहा है बार बार। अवलोक रहा है मतलब देख रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, यहां पर में होगा, ठीक है। नीचे जल में निज महाकार। देखो, जब पहाड़ी इलाकों पे तुम लोग जाओगे ना, नैनीताल का एग्जांपल ले लो, वहां पर पहाड़ आसपास है और बीच में तालाब होते हैं। पहाड़ों में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो पहाड़ होंगे लेकिन फिर तुम्हें बीच बीच में तालाब देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े तालाब देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, बड़े बड़े तालाब होते हैं इससे। तो जब पहाड़ी इलाकों में जब वर्षा ऋतु आती है, ये समझो, ये वाली लाइन कभी रटने की, कभी ऐसे भूलने की नौबत नहीं आएगी अगर इसको आप मीनिंग समझ जाओगे, इसका असली जो क्रक्स है वो समझोगे। देखो, जब वर्षा ऋतु होती है तो क्या होता है? नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ जो साल भर ऐसे बर्फ अपने ऊपर जमाए रखता है, जो एकदम ऐसे गर्मी में एकदम उजाड़ हो जाता है, ऐसा पहाड़ जब वर्षा ऋतु में उसके ऊपर फूल खिलते हैं ना, तो पहाड़ को लगता है कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हो गया हूं, बहुत सुंदर हो गया हूं। उसको ऐसी फीलिंग आती है। तो पहाड़ फिर क्या करता है? अपने जो फूल हैं, जिन्हें यहां पर आंख कहा गया है, ऐसा लगता है कि इतने फूल इतने अच्छे तरीके से खिले होते हैं ना, ऐसा लगता है वो आंखें हैं जो अपने आप को देख रही हैं। कहां पर देख रही हैं? जो नीचे का तालाब है ना, जो नीचे जल है, वो देख रही है। महाकार मतलब महाआकार, जो पर्वत है अपना, वो देख रहा है अपने आप को नीचे जल में, अपनी छवि, ठीक है, अपनी परछाई देख रहा है। जब तुम देखोगे ना, जैसे पेड़ तो ऊपर है लेकिन यहां जल में भी पेड़ दिख रहे हैं, तो वैसे ही जो पहाड़ है अपना, वो जल में अपना प्रतिबिंब देख रहा होता है, अपनी परछाई देख रहा होता है। कि जैसे मान लो कि कोई आईना हो, कहां पे देख रहा होता है? जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब जो हमारा महाकार है ना, जो हमारा पहाड़ है, उसके चरणों में ताल उत्पन्न हुआ है, पला बढ़ा है, ठीक है। जैसे कोई भी पहाड़ होता है, उसके बगल में जो ताल होता है, उसको बनाने का काम हमारा पहाड़ ही करता है। पहाड़ पर बर्फ जमती है, वो पिघल के आती है और तालाब बना देती है, ठीक है। तो जो हमारा ताल है ना, वो एक विशाल दर्पण जैसा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है पूरा शीशा फैला हुआ है और पहाड़ को उसकी छवि दिखा रहा है, उसकी इमेज दिखा रहा है। और पहाड़ भी क्या कर रहा है? अवलोक रहा है, देख रहा है। किससे? अपने सहस्त्र दृग सुमन से फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अपने सहस्त्र हजारों ये जो फूल रूपी आंख है, उससे देख रहा है और अपने आप को निहार रहा है, अवलोकन कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, मजा आ गई यार। देखो, जब हिंदी तुम रटोगे एग्जाम में प्रेशर होगा, भूल जाओगे। जब दिल से समझ में आएगी ना, जब ये सारे लाइन एक बार समझ में आ जाएंगे ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, 100 में 100 आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर। वाह 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 भाई, बहुत प्यारी लाइन है। इमेजिन करो एक झरना, ठीक है। मैं चाहता हूं तुम एक झरना इमेजिन करो, पहाड़ से ऐसे गिरता हुआ झरना, ठीक है। अगर हम लोग झरना बनाएं तो इसको नीले रंग से रंग देते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे झरना गिरता नहीं है, ये पहाड़ है, अगर अपना ये पहाड़ है तो यहां से ऐसे झरना गिर रहा है और ऐसे बाहर जा रहा है। इमेजिन कर लो, ठीक है, एडिटिंग का बजट लो है। तो यहां पर जो हमारा गिरी का गौरव है, गौरव मतलब होता है महानता, ठीक है। तो जो गिरी पहाड़, गिरी मतलब होता है पहाड़, गिरी का गौरव गाकर झरझर। ये जो झरने की झरझर 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 आवाज आती है ना, कर 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 कर, कहीं झरने की आवाज सुनना, ऐसा लगता है कि घर 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 कोई बहुत जोर से दहाड़ रहा है, कोई बहुत जोर से रोर कर रहा है। तो जो हमारे लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ का गौरव है वो गा रहा है झरझर करके, मद में नस नस उत्तेजित कर। मद मतलब मस्ती में, नस नस मतलब कण कण, उत्तेजित मतलब एक्साइटमेंट के साथ में, मोती की लड़ियों से सुंदर। मोती की लड़ियां होती है ना, उससे भी सुंदर। झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर मतलब होता है वाटरफॉल, ठीक है, झरना। तो झरना जब झरझर करके आवाज कर रहा होता है ना पहाड़ों पे, तो ऐसा लगता है कि वो झरझर नहीं कर रहा, वो
गिरी का गौरव गा रहा है। समझ में आया? दूसरी लाइन देखो, मद में मस्ती में इतना झरझर करके इतना उत्तेजित पहाड़ का पानी इधर उधर चला जाता है, एकदम चारों ओर ऐसे हाहाकार मचा देता है। और जब बारिश का मौसम होता है तब तो और झरने उफान पर होते हैं। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है एकदम मस्ती में वो नस नस के अंदर उत्तेजना उत्तेजित होकर एक्साइटमेंट के साथ में इधर उधर वो कूद रहे हैं और मोती की लड़ियों से वो सुंदर है। अब इसको समझने की कोशिश करो। जब एक झरना गिरता है ना, तो जब वो पानी पर गिरता है, जब वो नीचे पत्थर और पानी के मिक्सचर पर गिरता है, झरना ऊपर पहाड़ से जब नीचे आकर गिरता है, तो वो पानी ऐसा नहीं है कि ऐसे पानी आया ऐसे टप से खा के ऐसे चला जाए। पानी ऐसे ऊपर भी उछलता है। ठीक है, तुम शार अपना ऑन करके देखना, आज ही जाओ और अपना शार ऑन करो। बाथरूम में जब तुम शार ऑन करोगे ना, तो जो छोटा सा शार है उससे जब पानी नीचे गिरेगा तो वो ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बूंदों में ऐसे ऊपर आ जाता है पानी। समझ रहे? छोटी छोटी बूंदें ऊपर ऐसे फुहारे की तरह ऊपर आती हैं। तो जो झरना होता है ना, वो भी जब ऐसे झरता है, जब झरना जब तुम नीचे जाकर देखोगे तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे फुहारे ऊपर आते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो मोती की लड़ियां, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जब ऐसे हवा में उड़ते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि ये झरना नहीं, ये तो मोती की लड़ियां हैं। और जब इतना तेज पानी, इतना सारा पानी झर रहा होता है, तब वो ऐसा लगता है कि भाई पानी का रंग नहीं होता, पर वहां पर वो सफेद रंग का दिखता है, एकदम सफेद रंग का, एकदम झाग जैसा पानी हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसी वजह से झाग कहा गया है। जब वो नीचे गिरता है पानी, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे कण में वो ऊपर फैल जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो मोती की लड़ियों से सुंदर है और झरते हैं झाग भरे निर्जर। जब पानी, बहुत सारा पानी एक साथ डंप करते हो ना, एक साथ गिराते हो, तो थोड़ा थोड़ा झाग आ जाता है। झाग मतलब वही जो निरमा, एक बाल्टी में सर्फ घोल दो, थोड़ी देर मिलाओगे तो झाग आ जाएगा, वैसा ही झाग बन जाता है झरनों के आसपास। झरने गए होगे तो देखे होगे। ठीक है, तो यही थी ये पैराग्राफ का मीनिंग। समझ में आया? फील आई? कहीं पर भी फील नहीं आ रही है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट वगैरह कर सकते हो, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ये सब करने में काफी एफर्ट्स लग रहे हैं। पीपीटी, एडिटिंग, ये सब वो सब जो तुम अभी नहीं देख रहे हो ना, बैक स्टेज पे काफी काम होता है कि तुम्हें ये 10 मिनट में, 15 मिनट में एक अच्छा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल पाए। काफी मेहनत लगती है, दिन रात काम करना पड़ता है इसको देख कर कि भाई इसकी वर्ड मीनिंग पूछने के लिए मैं अपने प्रोफेसर तक के पास गया हूं। तुम्हारे जितने भी एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं हिंदी के, वो ऐसे हैं कि कहीं पर भी तुम्हारे मिस इंफॉर्मेशन तुम तक पास ना हो, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्या बताएं। ये कविताएं इतनी अच्छी कविताएं हैं ना कि इनको पढ़ने जाओगे, इन पर एक एक किताब लिख दो तुम। सुमित्रानंदन पंत जी इतने महान लेखक हैं, उनकी कविताओं को ऐसे छोटा मोटा करके ऐसे अजीब अजीब डेफिनेशन के साथ में समझाया जाता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से तुम्हारे लिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रहा हूं, जिससे दिल तक तुम्हारे अंदर पहुंचे ये हिंदी लिटरेचर, और तुम्हें समझ में आए कि भाई हिंदी लिटरेचर का जादू क्या है। और क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, अभी बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आगे आओ देखते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उर मतलब होता है हृदय, गिरिवर मतलब होता है पहाड़। तो गिरिवर पहाड़ के दिल से, हृदय से उठ उठकर क्या उठ रहा है? उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। तरुवर मतलब होता है पेड़, वृक्ष। तो ऊंची आकांक्षाओं के साथ में, ऊंचा उठने की चाह के साथ में, जैसे तुम्हारी आकांक्षा है कि तुम्हें 100 नंबर मिल जाए, आकांक्षा की आकांक्षा भी होगी कि उसको 100 नंबर मिल जाए। तो जो हमारी ऊंची आकांक्षाएं हैं पेड़ों की, उसके साथ में वो हृदय के दिल से उठ रहा है। जब पहाड़ पर कोई पेड़ खिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई ये पेड़ कहाँ से निकला, यहाँ जमीन भी नहीं थी, कहाँ से निकला। तो जो हमारे सुमित्रानंदन पंत है वो इसका जवाब दे रहे हैं कि भाई ये पहाड़ के दिल से निकलते हैं पेड़। और क्यों निकलते हैं? क्योंकि इन्हें आसमान को छूना है, इनकी ऊंची आकांक्षाएं हैं। अब है झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ मतलब होता है शांत नभ। ठीक है, शांत नभ, शांत आसमान। झांक रहे हैं अनिमेष, अनिमेष मतलब टकटकी लगाए, ऐसे टकटकी लगाए बिना पलके झपकाए, बस ऐसे देखे जाना। अटल कुछ चिंता पर, अटल मतलब होता है स्थिर, चिंता पर मतलब कुछ चिंता के साथ में। तो वो कह रहे हैं कि जो
गिरिवर का उर है, गिरिवर का जो दिल है उससे कुछ उच्च आकांक्षाओं वाले हमारे जो प्यारे प्यारे पेड़ हैं वो निकल रहे हैं, जो तरुवर है, जो पेड़ है वो निकल रहा है। और निकलकर क्या कर रहा है, वो झांक रहा है खुले आसमान को, कैसे, टकटकी लगाकर और एकदम शांत होकर और कुछ चिंता के साथ में कि क्या वो उस आकाश को कभी छू पाएगा, कि क्या वो उस तक कभी पहुंच पाएगा, इसी की उसको चिंता हो रही है। अब आओ आगे चलते हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर। अब ये नया पैरा है, ठीक है, इसमें एक नया सीन तुम्हें दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें कह रहे हैं कभी कि उड़ गया अचानक लोभ उधर। भूधर मतलब होता है पहाड़। अचानक से पहाड़ उड़ने लगा। कैसे उड़ रहा है, फड़का अपार पारद के पर, अपने जो पर हैं पारद के पर। देखो पारद एक एलिमेंट होता है, मरकरी का नाम सुना है तुमने? मरकरी एकदम स्टील जैसी होती है, तो ऐसे सफेद सफेद होता है, सिल्वर कलर का। तो जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि पारद के पर जो मरकरी है, जो सिल्वर सिल्वर सफेद सफेद जो ऐसे कण हैं, उसके साथ में उसके पर लगाकर उसको पर को फड़काकर जो हमारा भूधर है वो उड़ गया। इसका मतलब क्या है भाई? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर दे रहे हैं हमारे लेखक। आओ आगे बढ़ते हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। देखो जो जो पहाड़ी इलाका होता है ना, जब वहां पर बारिश होने वाली होती है तो बारिश होगी बादल के साथ में। अब पहाड़ ऑलरेडी इतने ऊपर रहते हैं, ऑलरेडी इतने ऊपर रहते हैं कि तुम यहां पर अगर हो तो यहीं पर तुम्हें बादल देखने को मिल जाएंगे। और जब वो बारिश के बादल होंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि भाई उमड़ आए हैं। तो जब तुम देखते हो कि पर्वतीय इलाके में जब बारिश होने वाली होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा जो अंबर है, पूरा जो आसमान है वो क्या है, टूट पड़ा है धरती पर। जो पहाड़ है वो ऑलरेडी ऊपर है, तो जब बारिश होगी तो बादल वहीं आसपास आ जाते हैं। ठीक है, एक बार नैनीताल गया था मैं, तो वहां पर क्या था कि शाम को कुछ लोगों ने वहां पे वार्न किया था मुझे कि भाई मत जाना, शाम तक अपने रूम में चले जाना, क्योंकि शाम को क्या हो जाएगा कि वहां पर बादल अचानक से आ जाएंगे तो धुंध पड़ जाएगी। मुझे लगा भाई क्या ही धुंध पड़ेगी, फिर बाद में पता चला कि भाई शाम को ऐसा हो जाता है वहां पर कि तुम बाहर देख नहीं सकते हो, चारों तरफ बादल आ जाएंगे। तुम पहाड़ के तरफ आगे देखोगे तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। दोपहर तक जो एकदम दूर दूर तक एकदम अच्छा नजारा दिख रहा था, शाम तक आते आते एकदम सफेद चादर ऐसा लगता है ओढ़ ली थी पूरे पर्वत ने, ऐसा लग रहा था। तो वैसा ही है कि जो पहाड़ है ना, वहां पर जब बारिश होने वाली होती है तो ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है उसने सफेद रंग के पंख ओढ़ लिए हैं, पंख पहन लिए हैं, और अब वो उड़ रहा है आसमान में। क्योंकि आसपास बादल होते हैं तो हम लोग को लगता है पहाड़ उड़ रहा है। और रव शेष, रव मतलब होता है आवाज, शेष मतलब होता है बचा हुआ। रह गए हैं निर्झर, जो झरने थे बस उसके आवाज ही बचे हैं, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। जब पर्वत पर बादल आ जाते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन झरने की आवाज तो होती रहेगी, झरना तो बहता रहेगा, तो हमें झरना नहीं दिखता है, झरना गायब हो जाता है और सिर्फ उसकी आवाज रह जाती है। ऐसा लगता है कि जो अंबर है, जो आसमान है, वो टूट पड़ा है हमारी धरती पर। अब आओ आगे चलते हैं। धस गए धरा में सभय शाल, सभय मतलब होता है भय के साथ, शाल मतलब होता है पेड़। तो अब जब बादल ऊपर से आ गए तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा धरती के अंदर सारे जो पेड़ जो पहले खिले खिले थे, बड़े बड़े दिखते थे, अब वो गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बादल आ गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो डर से जो हमारे पेड़ थे ना वो धस गए हैं। अब जो चीज दिख नहीं रही है तो उसे हम मानते हैं कि वो है ही नहीं। समझ रहे हो? जब बादल आ गए आसपास में तो जो पेड़ है जो पहले बहुत चमक रहा था वो दिख ही नहीं रहा है। तो जो हमारे लेखक हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई इतना घोर अंबर ने हमला कर दिया है कि ये जो हमारे पेड़ थे वो भय के साथ में छुप गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, धरा के अंदर चले गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल। जब बादल तालाब के ऊपर आता है ना तो ऐसा लगता है कि तालाब में आग लग गई है और जो हमारा धुआं है वो उठ रहा है। कभी तुम देखना पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बारिश से पहले इतना प्यारा नजारा हो जाता है कि तालाब के ऊपर भी प्यारे प्यारे बादल आ जाते हैं।
तो कवि उसे देखकर कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये जो तालाब है वो जल रहा है और उसके ऊपर धुआं उठ रहा है। ज्यों जलद यान में विचर विचर, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा लग रहा है कि जलद यान मतलब कि जो हमारा पानी है, जलद यान मतलब जो हमारा पानी के बादल है उस पर सवारी करके जो हमारा इंद्र भगवान है वो क्या खेल रहे हैं, वो इंद्रजाल खेल रहे हैं, मायावी अपनी दुनिया बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो एक जो हमारा जल है, जो हमारे बादल हैं, उन पर वो सवारी कर कर उसको क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इंद्रजाल दिखा रहे हैं, इंद्रजाल खेल रहे हैं। मायावी उन्होंने चारों तरफ मायावी जादू कर दिया है कि ऐसा लग रहा है पहाड़ उड़ रहे हैं और कहीं जो पेड़ थे वो गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कोई जादूमयी दुनिया में हम लोग आ गए। तो यही था इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा, देखो शुरू में हम लोगों को चैप्टर का नाम ही क्लियर है, पर्वत प्रदेश में पावस। इसमें हम लोग को देखना था कि पर्वत प्रदेश में, पर्वतीय इलाके में बारिश कैसे होती है। तो शुरू में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा वर्षा ऋतु में क्या होता है, पल पल कपड़े बदलती है हमारी प्रकृति। फिर हम लोगों ने देखा कि पर्वत कैसे होते हैं, पर्वत जब वर्षा ऋतु आती है तो उनका चेहरा, उनका जो पूरा शरीर है वो कैसा हो जाता है, फूल आ जाते हैं, तो वो अपने आप को निहारते हैं। किसमें निहारते हैं, तालाब में निहारते हैं जो उनके कदमों में होता है। इसके साथ साथ में जो झरने होते हैं वो क्या क्या कर रहे होते हैं। पहले हम लोगों ने सुंदरता देखी, फिर हम लोगों ने देखा कि जब बारिश होने वाली होती है तो क्या होता है, तब क्या हो जाता है कि सारी चीजें गायब हो जाती है। जब झरने की सिर्फ आवाज रह जाती है और कुछ नहीं दिखता, पेड़ ऐसा लगता है कि धंस गए हैं जमीन के अंदर, दिखते ही नहीं है। और ऐसा लगता है इंद्र भगवान इंद्रजाल फेंक रहे हैं। जो जो मैंने तुम्हें कीवर्ड्स बताए उससे प्यारे प्यारे प्रीवियस से क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। तुम्हें पता नहीं चला बट हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हो। इसके बाद में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे बन जा रहे हैं एक एक्सप्लेनेशन देखने के बाद में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बने, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के पीछे के कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम लोग पॉज करके एक बार इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। सारी चीजें तुम्हारे सॉल्व करके यहाँ पर दी हुई है, तुम एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि तुमने जब एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारा पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अलंकार का एक यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है, तो तुम अलंकार का वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, तुम जाकर वीडियो को देख सकते हो। और एक प्यारा सा वीडियो राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन सबके लिए आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपनी चुटपुटिया दोस्तों को भेज दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तुम ही लोग कमेंट करते हो कि नहीं सर हिंदी भी लाओ, और शेयर नहीं करते हो, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। मेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, तो शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।